क्वेश्चन में बोला गया है कि ए यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान हमें निकालना है। कितना होगा x का मान? तो देखिए, ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई या ऑफ, आप देख सकते हो ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई है यानी 80 अपॉन प्रतिशत है तो 100 में नीचे लाऊंगा परसेंटेज हटाने के लिए, बराबर बी इंटू 50/100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, तो ए अपॉन बी बराबर हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5:8। ठीक है, 5:8 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि बी जो है वो बराबर है ए के, और इसका जो है वो x% है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस परसेंट को हटा के नीचे अपॉन 100 कर दूंगा। ठीक है, अब हमें पता है कि बी की वैल्यू, देखिए बी की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। ए की वैल्यू जो दी हुई है वो 5 दी हुई है, तो 8 मैं यहाँ पर रख दूंगा और 5 मैं यहाँ पर रखूंगा, इंटू x/100 कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू x की क्या निकलेगी? तो देखिए 8, ये 5 नीचे जाएगा और 100 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा, और 8 दूना 16 यानी 160, यानी 160 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात हमें निकालना है, क्या होगा? देखिए, दो संख्या है, मैंने मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या जो है वो y है। इन दोनों का अंतर यानी x और y का अंतर बराबर है किसके? उनके योग के, यानी ये जो योग है x और y का, उनके योग का कितना है? 15% है, यानी इसका जो है वो 15% हो जाएगा। ठीक है, तो मैं परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 100 कर दूंगा। तो यहाँ से हमें देखिए x माइनस वाई अपॉन इधर ले जाऊंगा तो x प्लस वाई हो जाएगा ये नीचे, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/100। तो यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ, 5 3 15 और 5 दूना 10। तो यहाँ से हमें जो है x माइनस वाई और x अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर ये आ जाएगा हमारा 3/20। अब हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या मान लो x होगी, क्योंकि x में से y घट रहा है, हमें प्लस की वैल्यू मिल रही है, तो जाहिर सी बात है हमें x की वैल्यू जो रहेगी वो प्लस की रहेगी और y की वैल्यू जो रहेगी वो माइनस रहेगी। तो हमें x और y की वैल्यू दोनों की अलग अलग वैल्यू हमें चाहिए और उनका रेशियो लेना पड़ेगा, यानी अनुपात लेना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी आपको मान लो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई दिया हुआ है और x प्लस वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर जुड़ी हुई वैल्यू है तो 20 आ रहा है, यानी हम मान लो कि यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई दी है तो x की वैल्यू निकालने की मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पर घटाना हो रहा है तो 20 में से 3 घटाऊंगा तो यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y की वैल्यू छोटी होगी। तो मैंने जैसे कि बताया कि x की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि x में से y घट रहा है तो हमें प्लस की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर हमारी इसी तरीके से हमें x प्लस वाई है तो दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ पर 23 कर दिया। तो ये शॉर्टकट मेथड है। बाकी आप देखिए, ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखिए, इसको दो इक्वेशन मान लो, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर देखिए इसे मैं जोड़ूंगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, और 2x बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 23। 23 और x है तो 23/2। तो 23/2 की x की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 23/2 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए y जो आएगा हमारा 23/2 माइनस 3। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा, 23 में से 6 जाएंगे तो 17 बचेगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी y की वैल्यू ये आ गई है और x की वैल्यू हमारी कितनी थी? ये थी। अब देखिए दोनों में 2 का जो है डिविजिबल है, तो मैं 2 को काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो यहाँ से भी देखिए x की वैल्यू 23 आई और y की वैल्यू भी 17 आई। तो इस तरीके से
बाकी अब रेशियो लेगो दोनों का सेम ही आएगा। दोनों को देखिए, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 23 है, तो यानी 23/17 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप ए वाली ऑप्शन लोगे तो देखिए 23/2 है और 17/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तब भी हमारा जो है वो 23/17 जो है इसका आंसर। तो दोनों ही मेथड है, आप किसी भी तरीके से, ये शॉर्टकट मेथड है कि आप किस तरीके से, देखिए अगर आपको प्लस की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, और यहाँ पर माइनस है तो दोनों को घटा दो। तो ये वाली वैल्यू हमारी माइनस में है, मतलब 17 जो है, 20 में से 3 जाएंगे तो 17 बचेगा, और प्लस करना है तो हमें जो है बाई की वैल्यू बड़ी चाहिए, तो दोनों को प्लस करते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड है, आप किसी भी तरीके से, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एक्स प्लस बाई बराबर दे दिया है, मान लो 17 दे दिया है, ठीक है, और एक्स माइनस वाई बराबर मान लो दे दिया है 3। तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 20, और इसी तरीके से बाई की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटा दूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 14। तो ऐसे करके नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया, अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है। बाकी आपको दूसरा मेथड तो है ही है कि आपको, और यहाँ पर भी देखिए, ये तो इक्वेशन सॉल्व करना है, यहाँ पर भी आप दोनों को ही जो है, इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है तो आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ से इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, एक्स को एक्स के साथ लो, बाई को बाई के साथ लो, और एक्स और बाई का दोनों का रेशियो ले लो। तो ये भी मेथड है, आपको 3-4 मेथड है एक ही सवाल के, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर पाओ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या होगी। मैंने माना कि संख्या जो है वो एक्स है, मान लिया मैंने कि संख्या एक्स है, या फिर आप 100 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स मान लिया मैंने। अब इसमें क्या किया है कि किसी संख्या के 75%, यानी एक्स का 75%, 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, यानी इसमें मैं 75 जोड़ रहा हूं, तो मुझे संख्या क्या मिल रही है, वही संख्या मिल रही है, वही मतलब एक्स संख्या मिल रही है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 25 × 75, 25 × 100, तो एक्स इंटू 3/4 प्लस 75 इक्वल टू एक्स। तो एक्स को मैं इधर ले लेता हूँ, या फिर हम इसको क्या करते हैं, एक्स को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, तो 75 इक्वल टू एक्स माइनस 3x/4, इस तरीके से। तो 75 इक्वल टू 4x माइनस 3x/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4x में से 3x जाएगा तो ये तो x बचेगा, और 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, यानी 75 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि 4×5 = 20, यहाँ से लगा 2, 28 और 2 30, तो यानी 300। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी निकली, 300 वैल्यू निकली, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आप 100 भी वैल्यू मान के कर सकते हो, मैंने माना कि पहले जो है संख्या 100 थी, 100 का 75% यानी 75/100, ठीक है। ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, और इसमें मैं कितना जोड़ रहा हूँ, 75 जोड़ रहा हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, क्योंकि वही संख्या 100 है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें से इसे काटूंगा, ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा 0, 7×2 = 14 15 बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि 100 की वैल्यू 130 है, और हमने मानी थी 100 वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि ये 100 तो थी, 100 की वैल्यू 100 है, तो मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी ये डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है, तो यहाँ पर मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 की वैल्यू हमें 150 मिल रही है, तो मैं इसका 2 का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो 300 मुझे मिलेगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। बाकी आप ये वाला मेथड जो है अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 100 में आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि 100 यहाँ पर भी आ रहा है, 100 आप सोचोगे पहले ही है, तो 150 वैल्यू हो जाएगी, 150 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा आपको। ये वाला मेथड आप अप्लाई कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है, और उसका मासिक खर्च जो है वो 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, और उसका खर्च जो है वो 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि के तहत के, यानी जो बचत है उसकी तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसमें ये पूछा गया है। देखिए टोटल वेतन, वेतन जो है मासिक वेतन उसका कितना है, इनकम जो है उसकी है 13,500, ठीक है। वहीं हम बात करें
तो जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसका 9,000 है। तो हम देखेंगे उसका जो सेविंग है यानी बचत जो है वो कितनी हो जाएगी। इसमें से आप घटाओगे तो ये हो जाएगी 4,500। ठीक है, 9 4 13, 4,500। तो ये हमारी होगी वेतन, ये इतना खर्च कर रहा है तो उसकी बच रही है इतनी। तो हम देखते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो आप लोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ, और ये हो जाएगा 45 45 दूनी 90, और 45 दिए 135। ठीक है, 3 5 15, 3 12 13, ठीक। तो 3:2:1 आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या किया है इन्होंने, अगले वर्ष में क्या है, उसके वेतन में वृद्धि हो गई, यानी इसमें बढ़ती हो गई है। तो अब 14% की वृद्धि होगी तो पॉइंट में वैल्यू आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल जीरो कर लेता हूँ सब में। ठीक है, तो इससे हमें कैलकुलेशन में थोड़ी नेक आसानी होगी। देखिए, अब इसका मैं 14% बढ़ाऊंगा, 14% बढ़ाऊंगा, 14×42 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 14%। इसी तरीके से मैं इसको देखो, तो खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, खर्च में आप देखिए 7% की वृद्धि हुई है। तो इसमें 7% की वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 यानी 214 हो जाएगा। तो अब देखना है हमें इसकी, देखिए अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कितनी सेविंग हो रही है। इतना वेतन हो गया बढ़ने पर, इतना उसका खर्च हो गया। तो वेतन आप देखिए कितना गया यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखने को मिल रही है 128। 128 जो है इसकी सेविंग हो रही है, क्योंकि ये जो है वो सेविंग ही तो है। तो हमें पूछा गया है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो बचत में आप देखिए 100 थी, 128 हो गई। तो आप देखोगे कि 28% की जो है इसने सेविंग की है, यानी 28% की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने रेशियो ले लिया थोड़ा ना, कि यहाँ पर डबल जीरो कर दिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी ना जो है सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी इस वजह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या जो है 375 हो जाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को कभी भी आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो गए जितने भी हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, और बात की जाए डिस्काउंट हो गया, पाइप एंड क्वेश्चन हो गया, टाइम स्पीड इन डिस्टेंस हो गया। तो इन सब में आपको लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए ना तो क्वेश्चन आप ना चुटकी में सॉल्व कर दोगे। शुरुआत में सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है स्टूडेंट को, वो लैंग्वेज समझने में होती है। परसेंटेज की क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो जब लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन की तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में ही आपका सॉल्यूशन है। आपको अलग से कोई कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो दिया है वही सॉल्यूशन है, वही इसी में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। जैसे कि देखिए, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, ठीक है, मैंने माना कि एक संख्या जो है वो मान लिया मैंने 100 मान लिया, ठीक है, 100 मान लिया मैंने संख्या आई है। अब इसका क्या किया है उन्होंने, 25% घटा दिया है, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो वो संख्या 375 हो जाए। देखिए, संख्या मैंने माना है कि 100 है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है उन्होंने, 25% घटा दिया है, 25% का जो है वो घटा दिया है। तो 25% में जब घटाऊंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 100 का 25% घटाऊंगा तो 75%, 75 हो जाएगी। तो क्या संख्या हो जाती है हमारी, इतनी हो जाती है, यानी जो 75 है वो इसी के बराबर है, यानी 75 जो है वो 225 के बराबर। ठीक है, तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह 375। तो सबसे पहले तो हमें संख्या पता होना चाहिए ना। ये तो हमने 100 वैल्यू मानी है, तो हमने देखिए एक की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे 225/75। तो यहाँ से देखिए 25 8 और 25 दिया, ठीक है। हमने देखा 25 90 होगा, 25 8 200 होता है, 25 90। तो यहाँ से देखिए ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो एक की वैल्यू हो गई 3, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। भाई 100 की वैल्यू हो जाएगी वो 300 के बराबर हो जाएगी। तो हमारी संख्या जो निकली, जो हमने मानी थी, वो एक्चुअल जो है वो 300 है। अब हमें बोला गया है कि यह संख्या 375 होनी चाहिए वृद्धि करने के बाद, तो कितनी बढ़ा दें। तो 300 में मैं कितना परसेंट बढ़ाऊं कि मुझे संख्या मिल जाए 375। तो देखिए मान लिया मैंने कितना बढ़ा दिया, x% बढ़ा दिया,
तो यहाँ से आप देखोगे 100 प्लस x% बढ़ा दिया अपॉन 100 इक्वल टू 375। तो यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 3 से मैं इसे काटूंगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15। तो 100 इधर है, तो आप देखोगे, अब मैं ले लेता हूँ, तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 125, एक्स इज इक्वल टू 125 माइनस 100, तो एक्स इज इक्वल टू घूमना है 25%। तो 25% जो है वो वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बस आप थोड़ा सा भी सोचिए कि हमारी संख्या जो है वो 300 है, तो इसको मुझे 375 बनानी है। तो मैं जाहिर सी बात है कि 25% का बढ़ाऊंगा, क्योंकि 25 से 75 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 75 हो जाएगा, तो 75 बढ़ा यानी 300 में मैं 75 और जोड़ दूंगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा 375। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको देखिए शुरुआत में क्या है कि एकदम से चीज़ें सामने नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, तो ऐसे मेथड जो है शुरू में करने रहती है। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे ना तभी आपके साथ क्लियर होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए ए, बी और सी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पीछे से स्टार्ट करता हूँ, मतलब यहाँ से बी का वेतन जो है, क्योंकि ए का वेतन बी के वेतन से 40% है, मतलब बी का वेतन हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम ए का वेतन निकालेंगे, क्योंकि बी के वेतन का हमें 40% तभी निकालना पड़ेगा। तो देखिए सी का बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन मान लिया कि मैंने 100। अब बी का वेतन मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि बी का वेतन जो कहा गया है वो सी के वेतन का 25% अधिक है, तो इस 100 का 25% अधिक मतलब 125, 25% अधिक हो गया। अब हम यहाँ से ए का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का वेतन हमें बी के वेतन का 40% है, यानी 125 का मैं 40% निकाल लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ए का वेतन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 25 पंजा 125, 25 चौक 100, ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। 25 चौक 100, 25 पंजा 125 और 25 चौक 100, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50। तो ये आ गया हमारा ए का वेतन। अब देखिए अब हमें पूछा क्या है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी का वेतन ये रहा, ए का वेतन ये रहा, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 50 किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, इंटू 100। तो यहाँ से देखोगे आप 100% अधिक है, यानी आप खुद भी सोच सकते हो कि ये 50 है और ये 100 है, तो सीधा सीधा क्या है, डबल ही तो हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब सीधा सीधा हमने देखा कि 100% बढ़ा है, 100% बढ़ा है। भाई 50 का 100% कितना होगा, 50 ही होगा, और 50 को दोनों को जोड़ने के बाद 100 हो रहा है, तो क्या होगा, 100% बढ़ा है ना। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछ ले जाते हैं, ये आपको साइंस में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि यदि 24 कैरेट सोने की सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22% सोने में 22% सोने की कैरेट है, तो शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या कीजिए। सिंपल सा है कि सोना जो है गोल्ड वो होता है 24 कैरेट का, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अब भाई जो आभूषण होते हैं वो कभी भी शुद्ध नहीं बनते, मतलब सोने जो 24 कैरेट का सोना होता है, कहते हैं ना कि ये 24 कैरेट का, तो वो सोने पूरा जो है आभूषण जो होते हैं वो 24 कैरेट के नहीं होते हैं, उसमें मिलावट होती है। ये आप शुद्ध 24 कैरेट सोने से बना ही नहीं सकते आभूषण, पहली बात तो। अब ये क्या है 22 है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या परसेंटेज निकालना है ना कि शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है, तो 22 ये है, शुद्ध सोने से हमें कंपैरिजन करना है, यानी 24 × 100, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ये 2 से मैं इसे काटूंगा, 2 एकन 2, ये हो जाएगा 12 × 100, ठीक है। तो 4 से काटता हूँ, 4 × 12 और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितना हो जाएगा 572/3। तो हमें इस तरीके की वैल्यू दी है, तो उसी हिसाब से हमें निकालनी पड़ेगी। तो 3 नंबर 27 होता है, 3 एकन 3, 2 बचेगा 2 सही 3, यानी ये आ जाएगा 91 सही 2/3%। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इसमें से बी ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न में हमें
160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर। 160 के 160 के 15% में, 160 है उसके 15% कितना जोड़ा जाए। मैंने मान लिया कि x जोड़ा जाए, ठीक है, मैंने माना कि x जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, x जोड़ दिया तो जोड़ा जाए योग, योग यानी 240 हो रहा है, इसके 25% के बराबर हो, तो 25% के बराबर कर दिया मैंने, भाई बराबर ही तो है ये। 160 के 15% में मैंने x जोड़ा, बराबर जो मिलना है मुझे 240 के 25% के बराबर होना चाहिए। तो सेम जो इसमें भाषा लिखी थी वही हिसाब से मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, 0 से 0 काट देता हूँ, यहाँ से एक काम करते हैं, इसे नहीं काटते, 100 से 100 काटूंगा और यहाँ पर डबल 0 कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से 100 के मल्टीप्लाई होगा तभी तो 100 में होगा, तो यहाँ से देखिए, या फिर आप इसे छोड़िए, सीधा सीधा काट लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो। देखिए 0 से 0 काट देता हूँ, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 2 8, तो 8 तिया 24, तो ये हो गया प्लस x बराबर, यहाँ से देखिए 25, 25 सेकंड 25, 25 चौको 100, और यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, 4 छंगे 24, 60, 60। तो यहाँ से आप देखोगे कि 60 माइनस 24 एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3, तो यानी 36, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 36 हम जोड़ेंगे तब हमें जो है 240 में 240 का 25% जो है बराबर मिलेगा। तो देखिए आप अगर आप इसे ऑप्शन से वेरीफाई करना चाहते हो, जैसे कि 160 जो है हमें दी हुई है, इसका 15% प्लस 36 में जोड़ता हूँ, प्लस 36 जोड़ूंगा तो ये मुझे कितनी मिल रही थी, ये 24 मिल रही थी, और प्लस 30, आप देखोगे ये कितना हो रहा है, 54 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 54 हो रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे 240 इंटू 25/100, ठीक है, तो ये आए 36, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाली वैल्यू हमारी किसके बराबर थी, 60 के बराबर थी, तो 24 और 36 बराबर भी 60 होता है, और ये भी 60 है, तो दोनों बराबर होंगी कि नहीं होगी। तो ऐसे भी आप ऑप्शन से वेरीफाई कर पाओगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। देखिए 30% लोग जो है वो क्या है, साक्षरता है, यानी लिटरेट फीचर है, यानी एजुकेशन है। और यदि गांव की कुल संख्या जनसंख्या हमें 6600 दी हुई है, तो कुल साक्षरताओं की कुल संख्या पूछी गई है। तो आसान है, 6600 दी हुई है, तो हम इसका सीधा सीधा कितना परसेंट निकालेंगे, 30% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें जो है वो साक्षर जो बात की जाए, जो लिटरेट फीचर हैं उनका नंबर निकालना है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ आसानी से। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 1980 आंसर आ जाएगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए भी हुए हैं, अगर आपने पिछले वीडियो देखे, देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी पूछ ले जाते हैं और काफी कंफ्यूजन लगता है लोगों को कि यार कैसे होगा। देखिए आपके पास 100 रुपए थे, और आप चीनी जो है वो 1 किलो लिया करते थे पहले, लेकिन अब चीनी जो है आपके पास, चीनी देखा कि 120 रुपए किलो हो गई, लेकिन आपके पास तो 100 रुपए ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीनी की खाना कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो पहले 100 रुपए में 1 किलो मिल रही थी वो 120 रुपए में मिलेगी, और जाहिर सी बात है, और 100 रुपए में आपको चीनी कम मिलेगी, तो जाहिर सी बात है चीनी की खपत जो है आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्च जो है आपको उतना ही करना है, मतलब आपके पास 100 रुपए है। तो बस इतना सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, पहले मान ली थी 100 थी, अब जो है वृद्धि हो गई यानी 120 रुपए की होगी, ठीक है। तो खपत खपत मतलब इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी हमें जो है वो 120 रुपए की अब चीनी जो है वो 100 किलो मिल रही है, ठीक है। पहले देखिए अगर मैं बताऊं कि 100 रुपए किलो, 100 किलो, चलो ठीक है 100 किलो मान लेते हैं, 100 किलो चीनी थी,
और अब वो 120 किलो चीनी हो गई है और खर्चा आपका उतना ही है, तो 120 कर लिया मैंने इधर और 100 कर लिया इधर। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखोगे कि इसमें तो मतलब चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो खर्च जो है आपका देखोगे कि पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बढ़ा हुआ है, यहाँ पर घट गया है। कितना घटा है? 20 घटा हुआ है। कितने से? 120 से। 120 से इंटू 100। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 2 छिंग 12, यानी 50/3, यानी ये हो जाएगा 16/2 सही 3। तो इतने प्रतिशत आपको खपत कम करनी पड़ेगी, खर्च जो है कम करनी पड़ेगी। देखिए एक बार और समझिए, 100 रुपए की चीनी थी, 120 रुपए की होगी अब वो। ठीक है, 120 रुपए की होगी। अब आपके पास 120 रुपए तो है नहीं है तो 100 रुपए ही। तो जाहिर सी बात है चीनी आपको कम मिलेगी, क्योंकि पहले आपको 100 रुपए में जो चीनी मिल रही थी वो 1 किलो मिल रही थी, अब 100 रुपए में आपको कम मिलेगी। तो देखा कि कितना कम मिल रही है, 20 कम मिलेगी हमें। किसके कंपैरिजन में? 120 के में। तो इंटू 100 बराबर, यहाँ पर आप जो है सीधा सीधा इस तरीके से जो है इसको सॉल्व। ठीक है, वरना अगर देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता है, मान लो कभी कभी क्या है कि कंफ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन की क्या कॉन्सेप्ट था, तो बस आपको सीधा सीधा करना है कि 100 रुपए की चीनी थी, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो मान लिया कि वृद्धि हो रही है तो 120 हो गया। इसका बस उल्टा कर दो, आप इसको इधर ले आओ 120 और इसको इधर ले लो 100। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है, कितने का? 120 पे आ रहा है, इंटू 100 करोगे तो इस तरीके से। अब यही क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वृद्धि दे दी गई है, कहीं आपको दे दिया कमी, कमी हो जाए, तब आपको क्या करना है? तब भी आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखिए तब आप क्या चीनी ज्यादा ले पाओगे, 100 रुपए की थी, 20% की कमी कर दी तो 80 हो जाएगा, तो 80 इधर ले लो, 100 इधर कर लो। आप देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस आ रहा है किसके सापेक्ष हमें, 20 80 के सापेक्ष इंटू 100। तो यहाँ से आप देखोगे कितना, 25%। तो 25% खपत आप ज्यादा कर पाओगे। तो इसी तरीके से दोनों ही कॉन्सेप्ट में, दोनों ही चीजों में, दोनों ही क्वेश्चनों में आपको कॉन्सेप्ट एक ही तरह का लगाना है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि भोजन के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे ताकि खर्च ना बढ़े? तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखिए 100 थी, कितना हो गया, 110 हो गया, तो 110 में इधर लिखूंगा और 100 में इधर कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 10% अपॉन 110 इंटू 100। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 100/11, यानी ये हो जाएगा हमारा 1199। 9 सही 1/11 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या परिवर्तन देखने को हमें मिला, या वृद्धि हुई या घटा, ये सब हमें यहाँ पर पूछा गया। तो सीधा सीधा सा इसमें देखिए चीजें आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, एक तो सीधा फॉर्मूला होता है, और बाकी देखिए कॉन्सेप्ट में आपको पहले समझा देता हूँ कि मान लो इसके उसके क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति का वेतन था पहले 20% बढ़ा है, ठीक है, तो 100 था उसका वेतन, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। फिर क्या हुआ है, फिर घट गया है, तो 120 से मतलब इसमें 20% घटा हुआ है, तो 20% घटेगा, तो मतलब 120 इंटू 80 करूंगा, क्योंकि 20% घटा हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो रहा है, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96। तो अब देखिए 100 था, 96 रह गया, तो आप देखोगे कितने परसेंट का कमी आई है, 4% की कमी आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा था कि पहले आपका वेतन 100 रुपए था, फिर आपका बढ़ा दिया कि 120 कर दिया है, और फिर आपका 20% घटा दिया, तो आपके पास तो 96 ही रह गया ना। देखिए लोगों को लगता है कि अरे पहले 20% बढ़ा था, 20% फिर कम कर दिया गया, तो अंतर क्या पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, अंतर पड़ा 4%, आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई सीधा सीधा। इससे अच्छा तो पहले 100 की थी। ठीक है, आप इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, फॉर्मूला है A+B+AB/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पहले बड़ा है, बड़ा मतलब बड़ा है तो हमें प्लस की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी 20, और घटा है तो -20। और यहाँ पर देखिए घटा बड़ा है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस का, तो माइनस ही आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 400/100। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 20 - 20, तो ये तो हो गया हमारा, ये तो दोनों ही कट जाएगा, प्लस माइनस है। तो यहाँ पर कितना बचा, -4, -4, माइनस हमें बता रहा है कि जो आपकी इनकम है, वेतन है, वो घट गया है, तो 4% डिक्रीज हो गया।
ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो सेम टू सेम 20% की वृद्धि हो रही है तो 120, इधर लाऊंगा मैं 120 को, 100 इधर करूंगा, तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो रहा है, 20/120 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100/6 यानी 50/3, यानी 3 × 3 और 1 3 × 18, 16 सही 2/3%, यानी इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि अभी सरकार है 50-60 रुपए बढ़ा के नहीं, पेट्रोल जो है वो 5%, 5 रुपए 10 रुपए जो है वो पेट्रोल डीजल पे कमी कर दी गई है। और अ, जिस तरीके से न्यूज में चल रही है ना कि अरे पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज कहाँ हुई है, आपने पहले 50 रुपए बढ़ा दिया, 50-60 रुपए बढ़ा दिया और उसके बाद जो है आप 5 रुपए डिक्रीज करते हो, तो इसे डिक्रीज नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, आपको खर्च जो है आपको पूर्वत रखना है, तो आपकी खपत जो है वो इतनी करनी पड़ेगी, आपको परसेंटेज कम करनी पड़ेगी, आपको बाइक जो है वो इतना परसेंट जो है वो कम चलाना पड़ेगा, इतना परसेंट जो है आपको तेल जो है वो कम यूज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो उसकी विक्रय मूल्य 80% बढ़ जाती है, तो विक्रय मूल्य बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 100 थी, मूल्य 80 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, काट लेता हूँ रेशियो दोनों का। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, जब 5 से 4 हो गया, फिर क्या हुआ है कि विक्रय मूल्य 80 बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखिए 80 बढ़ गया है, यानी 100 था और कितना 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप रेशियो देखोगे ये कितना हो जाएगा, 5:9, यानी आप देखोगे कि 5, 5, 4, 9, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हो रहा है और यहाँ पर आप देखोगे ये 36 हो रहा है। तो एक वस्तु का मूल्य 20% कम हुआ था, तब वो 5 से 4 हो गया था। तो अगली उसकी बिक्री में कितने की वृद्धि हो गई, 80% की वृद्धि हो गई है, यानी वो 5 थी, 5 पहले बिक रही थी, अब वो 9 की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल जो बिक्री का क्या प्रभाव पड़ा, पहले 25 थी बिक्री, अब जो है 36 हो गए, यानी बढ़ गई है। तो कितने परसेंट की बढ़ गई है, तो आप देखोगे यहाँ पर दोनों में, इसमें देखिए कितना हो रहा है हमारा अंतर, 11 का अंतर आ रहा है, कितने से, 25 से, शुरुआत में 25 थी, 36 हो गई। ठीक है, इंटू 100, तो 25 यानी 44%। तो 44% की जो है वो वृद्धि देखने को मिली, बिक्री में बढ़ाव देखने को मिला। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% घटा दी जाती है और पुनः 30% बढ़ा दी जाती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य मतलब अभी में, बढ़ाने के बाद, घटाने के बाद। देखिए, मैंने माना कि 100 रुपए थी पहले, इसमें क्या हुआ, 20% की क्या कर दी है, कमी कर दी गई है, यानी 80 हो गया। कीमत में पहले 20% की, और फिर क्या किया हुआ है इसमें 30% की, ये 20% की कमी कर दी गई है। अब इसमें क्या हुआ है, 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8×3 = 24, यानी ये हो जाएगा 104। ठीक है, 104 हो जाएगा। अब बढ़ने के बाद हमारी जो मूल्य है वो किससे, 416 है। अब यहाँ पर तो हमारी 104 आ रही है, तो 104 की जो वैल्यू है वो 416 के बराबर है। तो एक की वैल्यू यहाँ पर आप देखो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी। तो हमारी जो प्रारंभिक मूल्य कितनी हो जाएगी, 100 रुपए थी, एक की वैल्यू 400 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसी धन के के क्षेत्रफल में किसी घन, ओके, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब उसकी भुजा 2 गुनी कर दी जाती है। घन की सतह, सतह मतलब घन होता है, क्यूब होता है, जिसकी सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, कुछ इस तरीके से। इसकी जो जितनी भी भुजाएं हैं ना, सभी जो है बराबर होती है। अब ये सतह की कहा गया है, तो सतह आप देखोगे ये क्या है, एक स्क्वायर ही तो है सतह, सतह एक स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि इसकी भुजा में क्या है, 2 गुना कर दिया गया है। पहले एक थी, अब जो है 2 गुना हो गया है, सीधा सीधा।
तो इसका देखिए सतह सतह का जो हम बात करें तो जो क्षेत्रफल होता है 6a² है तो है क्यूब में, तो 6a² इसका भी 6a² इसका भी, तो 6 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको हटा दो क्योंकि दोनों में ही जो है वो कॉमन है। तो इसका देखोगे आप 1 1 है, यानी आप देखोगे ये एक आ रहा है, और इसका आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 4 आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो गया, 1 से 4 हो रहा है यानी 3/1 × 100। तो आप देखोगे 300% का जो है वो वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, 1 से 4 हो रहा है मतलब 300% की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पुरानी वस्तु यानी कोई पुरानी वस्तु है उसकी कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है और फिर 10% और घटा दी जाती है, तो कीमत में कुल कितने परसेंट की कटौती हुई है। तो वही मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वही सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगाइए। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ है, कीमत घटा दी गई है तो -20 हो जाएगा, फिर भी कीमत अगली भी कीमत घटा दी गई है तो -10 हो जाएगा, और माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200/100 जीरो। ये कितना हो जाएगा, -30 और ये +2, तो यहाँ पर आप देखोगे -28%। तो -28% यानी कटौती हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में जो है वो 28%, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल हैं, यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों की प्रतिशत पूछा गया कितना हो। बॉयज एंड गर्ल्स 1000 लड़के हैं और ठीक है 800 लड़कियां। अब इसमें से 60% लड़के और 50% लड़कियां जो है उत्तीर्ण है यानी सफल हो जाती है। तो 60% लड़के मतलब 600 और बचे हुए हैं 400, तो ये तो पास हो गए हैं, और ये कितने हैं, ये फेल हैं। और यहाँ पर देखिए 50% यानी 400 और 400 ही फेल हुई है लड़की, तो ये तो पास हुई हैं लड़कियां और इतनी ही फेल हुई है। तो हमें पूछा गया है कि जो अनुत्तीर्ण है मतलब फेल जो हुए हैं छात्र उनका प्रतिशत कितना है। तो अब देखिए दोनों का जोड़ लो, ये कितना हो रहा है, 800 हो रहा है। टोटल आप देखोगे टोटल कितना है यहाँ पर, ये 1800। तो 1800 में से आपने देखा कि 800 पास हुए हैं छात्र, इंटू 100 कर दूंगा, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 0 से 00, यहाँ से 2 चौक 8, 2 नम 18, तो यहाँ से 400/9, यानी आप देखोगे 9 चौक 36, फिर से 9 चौक 36 और फिर 4, यानी 44.4% जो है इसका आंसर आ जाए। इतने प्रतिशत जो है वो छात्र जो है वो असफल हुए हैं, फेल हुए हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं और एक प्रतियोगी को 220 अंक मिलते हैं, वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो हमें बताना है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखिए 40% है, तो इतने में क्या हो रहा है, जो छात्र हैं वो पास हो रहे हैं। अब एक छात्र ने क्या हुआ कि 220 अंक प्राप्त किए हुए हैं, वो कितने से 20 अंक से फेल हो गया है। अगर मैं इसमें 220 में 20 जोड़ दूं तो वो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 240। अब आप देखिए पास होने के लिए 40% चाहिए, तो पास होने के लिए 40% चाहिए, और यहाँ पर आप देखिए नंबर 240 चाहिए। तो मैंने क्या किया, 40% बराबर जो है 240 के बराबर कर दिया, क्योंकि 40% जो है वो मिनिमम चाहिए और 240 नंबर जो है वो ये भी मिनिमम चाहिए। तो हमें 100% मार्क्स चाहिए, यानी 100% बताना है कि कितने जो है वो नंबर है। तो देखिए 100% करना है, तो 240/4 इंटू 100, भाई इसको इधर ले जाऊंगा। ठीक है, देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240/40 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखो ये कितना हो जाएगा, 6, यानी 1% की वैल्यू हमने देखा कि 6 है, हमें निकालनी है 100%। 100%, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है इसका। अगला प्रश्न, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 दिया हुआ है, यदि 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे कितने छात्र प्रतिशत क्या होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए
4:1। ठीक है, इसमें से 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये तो बात की जाए तो छात्रों की अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि छात्रों की जो लड़के हैं उनकी 400 संख्या है और लड़कियों की जो है वो 100 है। मान सकता हूँ क्योंकि दोनों का रेशियो आप देखोगे 4:1 ही आएगा। अब ये तो हमारे लड़के हैं, बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। अब इसमें से 75% लड़की जो है वो छात्रवृत्ति मिलती है, तो बची हुई 25% उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो आप इसका जो है वो 400 का 25% निकालोगे तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 25 को 100, यानी 100 लड़की हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसी तरीके से आप देखोगे कि 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो बचे हुए 30% लड़कियां जो होंगी उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब आपने देखा कि टोटल जो है वो 130 ऐसे छात्र हैं जिनको जो है वो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना परसेंट है। हमने देखा कि टोटल जो है, हमने देखा कि 500 छात्र हैं, तो 130 में 500 छात्र हैं, उसमें से 130 में मिल रही है, इंटू 100 करूंगा तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, यानी 26% ऐसे छात्र होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। तो अधिकतम हमें अंक ज्ञात करना है। देखिए पहली बात तो यहाँ पर देखिए 35% दिया हुआ है, ये हमें मिनिमम चाहिए, यानी इतना में जो है इंसान अगर 35% प्राप्त कर लेता है तो वो पास हो जाता है। अब क्या हुआ कि जो छात्र है उसको 200 अंक मिले हैं लेकिन 10 अंकों से फेल हो गया है, तो अगर मैं इसमें 10 और जोड़ देता हूँ तो ये 210 हो जाएगा, जो कि फिर जो है छात्र जो है पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि 10 अंकों से ही फेल हुआ है। अब देखिए 35% में और पास के लिए 210, तो 35% बराबर मैं कर सकता हूँ 210 के। ठीक है, दोनों ही पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1% की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर कितना हो रहा है, 210/35। ठीक है, हमें निकालना है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक मतलब 100% जो अंक है, तो 100% के लिए यहाँ पर देखिए 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210/35 इंटू 100 कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 7 के 21 और ये 7 पंजा 35 और 5 से कट जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 100% की वैल्यू जो आएगी वो 600 के बराबर आ जाएगी। तो ये हो जाएंगे हमारे मैक्सिमम नंबर। ओके, मैक्सिमम नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे 600। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र जो है भौतिकी में और 30% छात्र जो है दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। ठीक है, तो असफल जो छात्र हैं दोनों विषयों में उनकी हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, कितना होगा। तो इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे सॉल्व, बहुत आसानी से तरीके से हो जाएगा। देखिए वेन डायग्राम इस तरीके से मैंने बना लिए। ठीक है, ये मान लिया मैंने मैथ्स का है और ये फिजिक्स का है। ठीक है, अब ये जो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों विषयों में जो पास हो रहे हैं वो आप देखोगे 30% हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 30% लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों विषयों में देखिए इसमें मैथ भी आ गया और इसमें फिजिक्स भी आ गया, तो दोनों मिला के जो है 30% पास हो रहे हैं। अब आपने देखा कि गणित में जो है वो 65% पास हो रहे हैं, 30% तो हमने ले लिया क्योंकि ये गणित में भी तो आ रहा है 30%, तो बाकी के बचेंगे यहाँ पर 35%। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर 65% हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसी तरीके से हम फिजिक्स का देखेंगे, फिजिक्स में देखो 48% चार होगा, 30% पहले से ही है, तो बाकी के जो बचेंगे वो कितना हो जाएगा, 18% बचेगा, तो ये 18% होगा। अब आप देख लेंगे कि ये टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल आप देखिए 35 प्लस 30 प्लस 18, तो यहाँ पर देखोगे 8 और 5 13, अच्छा लगा एक, 6 7 8, यानी 83%। तो 83% जो है ये पास होने वाले छात्र हैं। बाकी के जो बचेंगे वो असफल छात्र होंगे, तो बाकी के मतलब 100% हम वैल्यू मानते हैं, 83% पास हुए हैं, तो मतलब बाकी के जो बचेंगे 17% जो क्या है, फेल होंगे ये। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 17% जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो दोनों विषयों में जो असफल होंगे छात्र वो होंगे 17%। अगला प्रश्न,
देखिए अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक जो है 100 है। ठीक है, एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। देखिए 3 विषय हैं तो जाहिर सी बात है, 3 विषय हैं और सबके जो है 100 अंक हैं, तो टोटल पूर्णांक जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, अंक अगर हम कहा जाए तो 300 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सभी के जो है वो 100 है। पहले विषय में मैंने माना कि पहला विषय जो है वो ए है। ठीक है, इसमें जो है 60% मतलब 60 अंक प्राप्त किए क्योंकि 100 का है। इसी तरीके से हम देखेंगे बी जो दूसरा है, इसमें देखेंगे 80% मतलब 80 अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे का हमें ज्ञात करना है। टोटल हमने देखा कि टोटल जो है इसने टोटल परसेंट जो प्राप्त किया है वो 70% प्राप्त किया है। ठीक है, अगर देखिए अगर मैं आपको आपके रियल एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आप कोई मार्कशीट है 10वीं की मार्कशीट ले लीजिए आप, आपका जो टोटल पूर्णांक होता है, ठीक है 600 मान लो आपका टोटल पूर्णांक है, चलो इसी 300 ही मान लेता हूँ क्योंकि जो है इसमें दिया हुआ है, तो 300 मान लिया मैंने टोटल पूर्णांक है इसमें से। एक सब्जेक्ट में आपने जो है 60 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे में 80 अंक प्राप्त किए हैं, तीसरे आपको निकालना है और आपने देखा कि टोटल जो है आपने 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो परसेंट को मैं आज हटा के नहीं नीचे 100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें देखा कि ये इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, और इधर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो आपने देखा कि 140 प्लस सी इक्वल टू 210, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 को मैं 210 में से घटाऊंगा तो 70 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो सी यानी जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें जो है इसने 70 अंक प्राप्त किए हैं। तो विषय में कितने उसने अंक प्राप्त किए या प्रतिशत प्राप्त किए, तो क्योंकि आपको पता है कि 100 का पूर्णांक है तो 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो 70% ही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने देखा कि सी ने जो है वो 70 अंक प्रतिशत प्राप्त की है, संकट प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए जैसे कि मैंने ये वाला किया है, ये आपने देखिए कि ये टोटल मिला के 60 और 80 जो है 140 हो रहा है, और मैं मान लेता हूँ इसको सी, और यहाँ पर देखिए 300 है, इंटू 100 करूंगा तो वही चीज़ है, यहाँ पर 70 आएगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप परसेंट निकालते हो तो ऐसे ही तो निकालते हो, आप जितने भी अंक आपने प्राप्त किए हुए हैं, मान लो हिंदी इंग्लिश मैथ्स में आपने जो है वो 60 अंक प्राप्त किए हैं, 80 अंक प्राप्त किए हैं, और इंग्लिश में आपको पता नहीं है, और चलिए इंग्लिश में आपको जो है 70 अंक प्राप्त किए हैं, टोटल पूर्णांक होगा उसके डिवीजन करोगे इंटू 100 करोगे तो ऐसे परसेंटेज निकालते हो। तो इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, आसान सा था। देखिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन या बात की जाए जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आने चाहिए तो क्वेश्चन आपको आसान हो जाएंगे, बस इतना से याद रखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% जो है वो किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% जो है यातायात पर खर्च करता है। यदि मंथ के अंत में उसका बचत जो है वो 1500 रुपये हो जाता है, 1500 रुपये उसके पास बचते हैं, तो मासिक वेतन यानी महीने का जो वेतन है उसके पास कितना आता है। 40% जो है इसने किस पर, फूड पर किया है। ठीक है, 20% जो है इसने होम रेंट दिया हुआ है, होम रेंट दिया हुआ है, 10% जो है एंटरटेनमेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, एंटरटेनमेंट पे दिया हुआ है, वही हम बात करें, और 10% जो है वो ट्रैवलिंग पे कर लिया है इसने खर्च। ठीक है, ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया है, और आगे बात की जाए तो इतना ही है। तो हमने देखा कि टोटल जो है इसने देखा 40 60 70 80, 80% तो इसने टोटल सैलरी का खर्च कर दिया है। ठीक है, 80%। अब बचा जो 20% है, यही तो बचेगा 20%, ये क्या हुआ है, बचा हुआ है, यानी इसने जो है बचत कर ली है इतनी। अब बचत कर ली है, और यहाँ पर हमने देखा कि इसने 1500 की बचत कर ली है, तो 20% की वैल्यू में 1500 के बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यही 20% बचत जो है वो 1500 के बराबर है। तो हमने देखा हमें कितना मासिक वेतन निकालना है, यानी 100% इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 20% की वैल्यू इतनी है, तो मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इधर भी मैं 5 का करूंगा
तो 15×5 = 75 यानी हो जाएगा 7,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7,500 रुपये जो है इसकी मासिक वेतन है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट में दे देता है। जब अब यदि उसके व्यक्ति के पास जो है 16,000 रुपये बचते हैं तो उसके पास आरंभ में या प्रारंभ में क्या धनराशि थी। ठीक है भाई, राशि तो उसके पास 100% ही होगी शुरुआत में। ठीक है 100% होगी। 100% में से उसने क्या किया कि उसने 50% जो है अपने लड़के को दे दिया और 30% जो है उसने लड़की को दे दिया है। ठीक है, तो हमने देखा कि उसने 80% तो खर्च कर ही दिया है। इसका बचा कितना है 20% बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ है 20% उसको शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट में दे देता है। यानी जो 20% बचा हुआ है इसका 80% भाग 80% इसका अगर मैं निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी 20 का 16 जो परसेंट है, मतलब 16 जो है ये ट्रस्ट में दे देता है। कोई ट्रस्ट है उसमें जो है डोनेट कर देता है। ठीक है, डोनेट कर देता है तो बचा हुआ कितना 20 में से 16 जाएंगे तो 4% बचेगा केवल। अब जो 4% जो बचा हुआ है 80% भाग किसी ट्रस्ट में दे देता है। अब यदि उसके पास जो है 4% बचा हुआ है यानी 16,000 रुपये बची हुई है तो 4% की वैल्यू में क्या कर सकता हूँ 16,000 के बराबर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। भाई इतना ही तो बचा हुआ है तो हमें 100% वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू आप देखोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखोगे 4×4 = 16। ठीक है, और 100% तो देखिए 1% की वैल्यू इतनी है तो 2 जीरो और चिपका दो और यहाँ भी 2 जीरो चिपका तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4,00,000। इसका आंसर आ जाएगा हमारा एक ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको कर। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। भाई चुनाव है तो 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, कहीं 3 भी खड़े होते हैं, तो यहाँ पर 2 उम्मीदवार दिए हुए हैं। विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त होता है और उसने जो है वो 1100 मतों से विजय प्राप्त की है। तो चुनाव में कितने मतदाता थे ये पूछा गया है। देखिए मतदाता शुरू में 100% ही होंगे, जाहिर सी बात है। इसमें से क्या हुआ है 8% लोगों ने जो है वो वोट नहीं डाला है, वोट नहीं डाला है। तो आप देखोगे 92% बचे हुए हैं। ठीक है, अब जो 92% बचे हुए हैं इसमें से क्या होता है कि जो विजेता है उसको कुल वोट का 48% मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका 48% मिला है इसका। ठीक है, बचा हुआ देखोगे आप 92 और 48, तो यहाँ से आप देखोगे 4 और ये 4 यानी 44% जो है दूसरे वाले को मिला है, जो दूसरे वाला जो हारा है। अब आप देखोगे कि उसने जो है वो 11 मतों से विजय की है, यानी 48% जो था और ये 44% है, तो ये कितना परसेंट ज़्यादा है 4% ज़्यादा है ये वाला, है कि नहीं है। तो 4% वोटों से जो है इसने जीत दर्ज की है, लेकिन यहाँ पर हमें 1100 जो है वोट दिए हुए हैं, मत दिए हुए हैं। तो 4% की वैल्यू जो रहेगी वो 1100 के बराबर हो जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें निकालना कितना है 100% वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा 1100/4। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे काटता हूँ 4×8। ठीक है, 4×8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 4×7 = 28 और 4×5 = 20 और 0। तो ये तो हो गया ये। अब यहाँ पर हमें ये 0 आएगा और यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगी क्योंकि 100% वैल्यू निकालनी है हमें। तो 100% की वैल्यू आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 27,500 जो है वोट रहेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक व्यक्ति अपने वेतन का बात की जाए तो 12.5% दैनिक आय की खर्च वस्तुओं की खर्च पर लगाता है और आगे बोला गया है कि और शेष वेतन का 30% किराए पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास जो है 2,940 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन कितना होगा।
वेतन 100% होगा। इसका क्या होता है कि इसमें 12.5% जो है वो किस पे खर्च कर रहा है, दैनिक उपयोग में। ठीक है। शेष वेतन का, यानी आपने देखा कि 100% है, इसमें से 12.5% आपने देखा कि खर्च हो रहा है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा हमारा 87। ठीक है, 87.5 बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी जो शेष बचा हुआ है इसका 30% किराया किस पे, किराए पे खर्च करता है। तो 30% इसका खर्च कर चुका है, मतलब 70% बचेगा। तो मैंने सीधा डायरेक्ट 70% इसका निकाल लेना है, जो कि बचत है। और बचत हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2940 के बराबर। तो मैंने सीधा इसी के बराबर लिख दिया। ठीक है। तो अगर आप 30% यहाँ पे निकाल के नहीं फिर इसमें से घटाते तो वही बात पड़ती। तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पर 30% तो खर्च हो चुका है, तो बचा हुआ 70% है वो इसका मैं निकाल लूंगा, जो कि बचा हुआ है। ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखिए दशमलव से मैं इसे जीरो काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा 87.5 × 7/100 इक्वल टू 2940। तो मैं इसे 7 से काट देता हूँ, 7×3 = 28, 7×2 = 14 और 0। ओके। यहाँ से अब आप देखेंगे कि एक की वैल्यू 420 × 100 में कितना, 875। ठीक है, 875। अब मैं इसे 5 से काट देता हूँ, 5 से इसे काटूंगा, इसे रहने देता हूँ, इसे काट 5×8 = 40 और 5×4 = 20। ठीक है, 5×8 = 40, 5×4 = 20। यहाँ से अब मैं देखूंगा इसे, या फिर 25 से काट देता हूँ, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, 25 से। तो ये देखिए 25×5 = 75, 25×3 = 75 होता है, 25×5 = 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर 125 बचेगा, तो ये 5 बार हो जाएगा, और 25×4 = 24 ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7×6 = 42 ही हो जाएगा, और 7×5 = 35 ही हो जाएगा। फिर 5 से इसे काटूंगा, 5×1 = 5, 5×2 = 10। तो यहाँ से देखोगे 12×4 = 48 हो रहा है। एक की वैल्यू जो है वो 48 के बराबर है, और हमें 100% वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो इधर चिपका देता हूँ, तो 2 जीरो इधर चिपका दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4800 रुपये जो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4800 जो रुपये है इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है और वह 14,000 वोटों की बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले के उम्मीदवारों में कितने वोट प्राप्त हुए। जो जीतने वाला है उसको कितने वोट प्राप्त हुए ये पूछा गया टोटल। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि टोटल वोट कितने थे। ठीक है। तो देखिए टोटल वोट वही 100% मानेंगे, जीतने वाले को जो है वो 60 प्राप्त हुए हैं, तो हारने वाले को 40 प्राप्त हुए होंगे। हमने देखा कि वह कितने से, 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो हमने देखा कि ये 60 है, ये 40 है, हमने देखा कि 20% वोट से ये जीत रहा है, तो 20% की वोटों की संख्या जो है वो 14,000 के बराबर हो जाएगी, ये दिया हुआ है। तो हमने देखा कि टोटल वोट कितना हो जाएगा, टोटल वोट हो जाएगा यहाँ पर 14×5 = 70, 70,000 वोट हो गए। अब 70,000 जो वोट है टोटल, अब इसमें हमें पूछा गया कि जीतने वालों ने कितने वोट प्राप्त किए। जो जीतने वाला है, जीतने वालों ने तो भाई 60% ही प्राप्त किए हुए, तो मैं 70,000 का 60% निकाल लूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 7×6 = 42, यानी 42,000 वोटों से जो है जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। अब यहाँ पर हार गया है, तो भाई 100% वोट डाले गए, इसमें से क्या होता है 40% एक को मिलते हैं, तो दूसरे वाले को 60% मिलेंगे। अब देखिए जो दूसरा वाला उम्मीदवार है वो कितने से आ रहा है, 298 से, यानी अब देखोगे ये 60 है, ये 40 है, तो ये 20% वोटों से जीता हुआ है। यानी अंतर तो यही होगा कि जो हारा गया है वो इसमें आ जाएगा, जीतने वाले में। ठीक है। तो 20% वोट की जो है संख्या 298 है। ठीक है। टोटल हमें वोट निकालना है, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से इधर करूंगा, तो ये जाएगा 100%, और ये हो जाएगा 8×5 = 40 की जीरो हाथ से लगा 4, और 9×5 = 45, और ये हो जाएगा 9, और 10 और 4 14, यानी 1490 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके। अगला प्रश्न, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। अब इसमें देखिए 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल
36,000 वोट मिले हैं तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? भाई वोट तो देखिए 100% ही रहेंगे। पहली बात तो जो भी मतदान जो रहेंगे वो तो 100% ही रहेंगे। अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये तीन उम्मीदवार हैं। पहले को 40% मिलते हैं, दूसरे को जो है 36% मिलते हैं। तो बचे हुए कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 40 और 36, ठीक है 36 ही है। तो यहाँ पे देखिए 76 वोट दोनों को मिले हैं, तो 100% वोट है तो मैं 76 इसमें से घटा दूंगा, तो यहाँ पर मुझे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24%। तो 24% जो है वो 30 को मिले हुए, सी वाले को मिले हैं, तीसरे वाले को मिले हुए। ओके। अब आपने देखा कि कुल वोट जो है, आपने देखा कि 3600, यानी 100% वोटों की जो संख्या है वो 36,000 के बराबर है। तीसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? अब भाई दूसरे उम्मीदवार को तो जो है 24% ही मिले हुए हैं ना, तो क्या करूंगा मैं, सीधा सीधा जो है इसका 24% निकालूंगा, यानी जो 36,000 जो वोट हैं इसका 24% हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 360/24। तो यहाँ पे देखिए जीरो तो है ही है, और इसको मैं कैसे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं 36 × 24, तो ये हो जाएगा 0 और 72, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा, अच्छा एक जीरो तो है ये 72, और ये हो जाएगा 4×6 = 24, तो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो 4 आपको देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला तो ऑप्शन गया, तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। और 4×4 = 12, 13×14 4, और ये 6 और 8, तो आप देखोगे यहाँ पर एक जीरो और लगा दो, 8640 जो है इसका आंसर आ जाएगा, 8640, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर। तीसरे वाले उम्मीदवार को जो है वो 8640 वोट मिले हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष जो है आपने देखा कि 25% की दर से बढ़ती जा रही है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की संख्या जो है वो 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? यानी 3 वर्ष पहले शुरुआत में जो है वो जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा गया है। पहले साल की शुरुआत में हमने देखा कि माना कि जो शुरुआत में जो थी वो एक्स मान लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो एक्स थी। अब 3 वर्ष के बाद जो है वो 10,000 हो गई है, और हमने देखा कि प्रति वर्ष जो है वो 10-25% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो हमने देखा कि एक्स का 25% आप देखोगे तो ये होता है हमारा, इसको मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो 1/4 होता है, यानी 5 4 × 5 4 × 5 4, ठीक है। एक बढ़ रही है ना, 4 से जो है वो 5 हो रही है, तो 25% हमने देखा कि बढ़ रही है। तो हमने देखा कि ये जनसंख्या जो है वो 10,000 के बराबर हो रही है। तो बस मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा हमारा 25 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये जाएगा 25, तो इसे मैं काटता हूँ 5 से, और ये करूँगा, और यहाँ से हम काटेंगे 8। तो ये से देखेंगे हम 80 × 4 × 4 × 4, ठीक है। यहाँ से देखो ये 4×16 16×64 × 80, तो यहाँ से हम देखेंगे 0, 8×32 हाथ से लगा 3, 8×40 8×48 49 51, यानी 5120 जो है वो जनसंख्या थी 3 वर्ष पहले, यानी पहले साल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी औजार का मूल्य 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा ये पूछा गया है। देखिए भाई शुरुआत में क्या था कि 100% ही मानेंगे। शुरुआत में तो हम कोई भी वैल्यू है हमेशा 100% ही मानते हैं। तो ये क्या हुआ कि 20% घट रहा है, तो इसमें हमने देखा कि 100 का अगर मैं 20% घटाऊंगा तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। भाई 80% ही तो बचेगा। फिर देखा कि 80% बचा है, तो अगले साल फिर जो है वो 20% घटा, तो 80 का अगर मैं 80% ही बचाऊंगा, क्योंकि बचत ही हमें निकालनी है, तो ये 64 बचेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखिए 80% बचा है, 20% हमें घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 80 में से 16 आप घटाओगे तो क्या बचेगा, 64 ही तो बचेगा। तो वही मैंने यहाँ पर सीधा कर दिया, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होगा, इसमें कोई नई वो बात नहीं है।
तो 64 पर था। ये तो हमारा पहले साल का था, ये हमारा पहले साल का, और ये हमारा जो है 64 आया है दूसरे साल का। अब हमें तीसरे साल का भी निकालना है, तो 64 का 80% मतलब 20% जो है कम हो रहा है, तो 80% बचेगा। तो यहाँ से हमने देखेंगे ये कितना हो रहा है, यहाँ से जीरो से जीरो काटूंगा यहाँ, तो ये हो जाएगा देखिए 8 को 32, यहाँ से लगा 3, 8 48, 49, 50, और दशमलव आएगा क्योंकि नीचे जीरो है, तो 51.2। तो हमने देखा कि तीसरी साल में जो है इसको इतना आ रहा है, तो हमें देखा है कि मूल्य में कितना कम हुआ है, मूल्य में कितना, हमें औजार के मूल्य में कितना कमी हमें देखने को मिली है। तो हमने देखा कि शुरुआत में भाई 100% था, लास्ट में जो हमने देखा कि 51.2% जो है वो हमें मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसी औजार के मूल्य प्रतिशत 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम हो जाएगा, तो हमने देखा कि इतना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की कितनी हो जाएगी। भाई आसान है, भाई देखिए 64,000 है, 10% की हर साल बढ़ रही है, तो 10% बढ़ रही है मतलब इसी तरीके से हम जो है 3 साल का जो है वो कर देंगे, 10% बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि 2 जीरो से 2 जीरो काटो, यहाँ से इसे भी काटो, इसे भी काटो, और इसे भी काटो। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट हमने देखा कि 4 आ जाएगा, क्योंकि 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है, और यहाँ पर देखिए 64 है इंटू 1331 में अगर 4 का यूनिट डिजिट आ रहा है, तो हमारी जो है 4 का यूनिट डिजिट एक ही संख्या में देखने को मिल रहा है जो कि वी में है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरा, बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, तो हमारा आंसर जो है वो यही आएगा। ओके, अगला प्रश्न है, इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी देखी गई, और यदि उसका वर्तमान वेतन हमने देखा कि 1806 है, तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। पिछले वर्ष मैंने माना कि पिछले वर्ष एक्स था। अब इसमें क्या हुआ है कि 5% की वृद्धि देखने को मिली है, यानी हमने देखा कि 105/100, ये 5% की वृद्धि होगी, तो वर्तमान वेतन उसका हो जाता है 1806 हो जाता है। तो बस हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो मैं इसको काट देता हूँ, 5×10, 5×1=5, और ये 5×10, तो एक्स इज इक्वल टू 21/20, और यहाँ से हमें 1806, तो मैं इसको 21 से काट सकता हूँ, यानी देखिए 1806 को 21 से काटूंगा तो 8 से मैं कर सकता हूँ, 8 8 दूना 16, ठीक है, यहाँ पर 2 1 6, फिर 6 से काट सकता हूँ, तो ये 86 टाइम चला जाएगा, 86 टाइम चला गया, 20 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी 86 × 20। यहाँ से हम देखेंगे 0 2 6 12, हाथ से लगा 1, और 2 8 16, 1 17, यानी 1720 रुपये जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 12% तामा है, एक मिश्र धातु है उसमें 12% हमें देखने को मिल रहा है कि तामा है, और बात की जाए तो 69 किलोग्राम जो है तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी। 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी, ये हमें जो है वो यहाँ पर हमें निकालना है। देखिए एक मिश्र धातु मतलब 100% है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि कॉपर जो है वो 12% है, तो बचा हुआ जो रहेगा वो अन्य धातु रहेगी। ठीक है, बचा जो रहेगा वो अन्य धातु रहेगी, यानी हम देखेंगे कि 8 और ये हो जाएगा 8, यानी 80% जो है वो कोई दूसरी धातु है। तो 69% तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी, ये पूछा गया है, कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए, आप इसे क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस हिसाब से भी आप जो है इसको सॉल्व कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखिए हमें कहा गया है कि 69 किलोग्राम तांबा चाहिए, और मिश्र धातु जाहिर सी बात है मिश्र धातु जो रहेगी उसमें तांबा भी रहेगा और अन्य जो भी है वो मटेरियल रहेगा। तो हमने माना कि x% जो है वो कोई x जो है वो धातु है, x धातु है, और हमें जो है वो 12% इसमें तांबा है, और हमें चाहिए 69 किलोग्राम। ठीक है, तो मुझे ऐसी संख्या यहाँ पर देखनी पड़ेगी, अगर मैं उसका 12% निकालता हूँ तो मुझे 69 किलोग्राम जो है वो तांबा मिल जाए।
क्योंकि 12% तांबा है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ सीधा सीधा। यहाँ से आप देखोगे 69 इंटू 100/12। ठीक है, 3 से मैं से काटूंगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, और ये 3 चौक 12। और यहाँ से आप देखोगे ये कितना चला जाएगा, 25 बार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 25 की 75, हाँ से लगा 7, 25 दूनी 50 और 50 से। तो हमने देखा कि 575 जो है, मैं एक मिश्र धातु चाहिए, अगर मैं उसमें से मुझे 69 किलोग्राम तब तांबा मिले। यानी अगर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मुझे मिश्र धातु जो है वो 575 किलोग्राम चाहिए, तब मुझे इस धातु में मुझे 69 किलोग्राम तांबा मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से आप समझ पाओ। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 100% किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ताजे फलों में भाई सूखे फल कितने निकाले जा सकते हैं, ये हमें जो है यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ताजे फल 68% है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में अगर देखता हूँ तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर, 2 तिये 6, 2 चौक 8, और ये 50, और 2 एकन 2, 214 और 25। यानी हम देखें इसको फ्रैक्शन में तो 25। तो टोटल जो फल है ये हमारे टोटल होंगे। ठीक है, और इसमें से ये क्या है, पानी है, क्योंकि 68% पानी है, यानी जो 17 जो आया है यहाँ पर ये पानी है 10। ठीक है, इसी तरीके से मैं सूखे फल देखूंगा, तो सूखे फलों की अगर मैं बात करूं तो ये 20% है, मतलब 20% को अगर देखूंगा तो 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि टोटल तो ये है, टोटल ये हमारे जो है यहाँ पर इतने हो जाएंगे। अब जो बाकी के जो हैं, एक पर एक जो है वो बाकी के जो बचा हुआ है, तो अब देखिए ताजे फल जो है वो पानी जो है हमने देखा कि 17 है, तो टोटल हमारे 25 हैं। तो बाकी के जो बचेगा यानी 17 25 देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, 8 का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, जो ताजे फल होंगे वो होंगे, क्योंकि भाई पानी 17 है, टोटल हमारा 25 है, तो बचे हुए जो बाकी के जो रहेंगे वो 8 है, जो ताजे ही तो रहेंगे फल। इसी तरीके से हम सूखे देखेंगे यहाँ पर, इसमें देखिए, इसमें हमने देखा कि 5 है, तो ये 4 बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। तो पहले तो हमें इन दोनों की क्वांटिटी जो है वो बराबर करनी पड़ेगी, तब हम निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पर जो है 2 ही है, तो यहाँ पर में तो हमने देखा कि ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये आप देखोगे ये 25 है। ठीक है, ये हमारा कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। अब आप देखिए कि जो 100 क्वांटिटी जो है यहाँ पर ताजे फलों की है ये, तो हमने देखा कि ताजे फल तो हमारे यहाँ पर इतने हैं, पूरा टोटल मिला के देखा जाए, तो हमने देखा कि 25 की जो बराबर है वो 100 किलोग्राम के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर होगी। हमें निकालना क्या है, सूखे फल निकालना है। सूखे फल हमने देखा कि 8 है यहाँ पर। ठीक है, 8 है यहाँ पर, तो हमने देखा कि 1 की वैल्यू 4 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 4 यानी 32 किलोग्राम। तो 32 किलोग्राम जो रहेंगे वो सूखे फल रहेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए एक बार मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल हमारे जो है वो 25 हैं, इसमें से 17 जो रहेंगे वो पानी रहेगा, और बाकी के जो बचेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, जो ताजे फल रहेंगे। तो हमने देखा कि ताजे फल हमारे यहाँ पर हैं, और ये हमारे यहाँ पर, इसी तरीके से मैंने इसका भी किया है, तो ये 4 निकले। तो हमें दोनों की क्वांटिटी हमें बराबर करके चलनी है, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी है यहाँ पर वो ताजे फलों की दी हुई है 100 किलोग्राम। तो टोटल देखा कि हमने यहाँ पर 25 की वैल्यू हमें 100 किलोग्राम दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 4 आ रही है। तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 की वैल्यू जो है वो 32 हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है इसमें। इसमें जो हमें बोला गया है कि 200 लीटर का एक मिश्रण है, 15% पानी और शेष जो है वो दूध है। एक मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जो है वो 87
87.5% जो है वो दूध हो जाए। ठीक है, 87.5 में जो है वो दूध हो जाए। तो वही है, देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि 200 जो है वो लीटर पानी है, तो 200 लीटर जो है वो मिश्रण है, इसमें से 15% जो है वो ये क्या है, पानी है, और बाकी का जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो दूध बचेगा। लेकिन हमें यहाँ पर नए मिश्रण में जो है वो दूध जो है वो 87.5% करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका तो हमारा, देखिए इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 15, यानी 5×3 = 15 और 5×2 = 10 यानी। ठीक है, इसी तरीके से मैं नया जो मिश्रण हमें बनाना है वो उसको 87.5% करना है, यानी इसका जो हम अगर फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 87.5/100 और 0। तो यहाँ पर देखिए किससे काट सकता हूँ मैं इसे, 25 से काट सकता हूँ। ठीक है, 25 से, 25×3 = 75, तो यहाँ पर 2 और 25×3 = 75, 25×5 = 125 और 25×4 100, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7/8। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा 7/8। ठीक है, 7/8 आ गया। अब देखिए इनिशियल में वैसे जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हमें करना है। इनिशियल में हमने देखा कि ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 17 और ये 3, टोटल क्वांटिटी हमारी 20 है, 3 17, क्योंकि टोटल हमारी 20 है, 3 ये गया हमारा मिश्रण में जो पानी है, और बाकी का जो बचेगा वो 17 बचेगा। इसी तरीके से जो इनिशियल है मैं यहाँ पर शुरुआती लिख देता हूँ इनिशियल, और फाइनल जो हमें देखना है वो फाइनल हमने देखा है कितना आना है, मतलब 7 और 1 जो बचेगा, क्योंकि डिफरेंस 1 है तो टोटल जो है हमारा 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी क्वांटिटी जो है वो बराबर करनी पड़ेगी, इसकी क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। अब देखिए शेष दूध, एक मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि वो नया मिश्रण जो है इतना बन जाए। तो यहाँ पर हमें 3 है तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हमें ये 3 मिल जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और हमें शुरुआत ही हमने देखा कि 200 लीटर है, शुरुआत का जो है भाई 200 लीटर ही तो है, तो हमने देखा शुरुआत जो इनिशियल है वो 20 टोटल क्वांटिटी है, यानी 20 की वैल्यू जो है वो 200 के बराबर है। तो एक की वैल्यू हमने देखा कि यहाँ पर ये कितने के बराबर है, 10 के बराबर, 10 के बराबर है। हमें निकालनी क्या है, इसमें निकालनी है नए मिश्रण में 87.5 दूध मिलाया जाए। ठीक है, तो दूध कितना मिलाया जाए, तो यहाँ पर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, क्योंकि सभी बराबर क्वांटिटी करनी है। तो ये हो रहा है 24। तो हमने देखा कि यहाँ पर 20 से 24 हो रहा है ये, क्योंकि कितना नया मिश्रण मिलाया जाए, तो 20 से 24 हो रहा है, तो एक की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 40 लीटर जो है इसमें जो है दूध मिलाया जाए, तब हमें 87.5% जो है वो दूध की मात्रा मिलेगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर। देखिए 200 लीटर दूध है एक मिश्रण में, क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, मतलब अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन तो थोड़े ना डिफिकल्ट लगते हैं, तो ये प्रैक्टिस करोगे। देखिए 15% पानी, एक मिश्रण में 15% पानी है, तो हमने देखा कि टोटल जो है इसका इतना ही है, 3 पानी रहेगा, तो बचा हुआ जो क्वांटिटी रहेगी वो दूध की रहेगी। इसी तरीके से हमने इसका देखा कि जो फाइनल जो आएगा वो हमें टोटल इतना है, और जो है यहाँ पर दूध मिलाए नए मिश्रण में, तो नए मिश्रण का यहाँ पर जो है वो 1 का डिफरेंस आएगा। इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी हमें बराबर करनी पड़ेगी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया है तो ये 24 हो रहा है, यानी 20 से हमने देखा कि 24 हो रहा है यहाँ पर, यानी 4 जो है हमने 4 यूनिट जो है हमने दूध मिलाया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने देखा कि यहाँ पर 10 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न है, अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण जो है देखा गया कि 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ठीक है, 24 में हमें 4 अंडे कम मिल रहे हैं। भाई पहले जो है वो हमने देखा कि 24 में दो देखा था कि वो पूरे दर्जन मिल रहे थे, पूरे 12 अंडे मिल रहे थे, लेकिन अब हमें जो है वो 50% की वृद्धि हो गई कीमत में, तो हमें 4 अंडे कम मिलने को मिल रहे हैं। ठीक है, 4 अंडे हमें कम मिल रहे हैं, तो 4 अंडे कम मिल रहे हैं, तो आप देखिए खुद सोचिए कि अगर मैं आपको अंडे की कीमत में एक अंडा मान लो 6 रुपए का आता है, एक काम करता हूं मैं, 12 है तो यहाँ पर 12 दूना 24, यानी एक अंडा 2 रुपए का आता है। ठीक है, 2 रुपए का आता है,
और मैंने जो है वो प्रत्येक अंडे की कीमत में देखा वृद्धि के कारण 24 में 4 अंडे कम मिलते, तो 50% की वृद्धि बढ़ा दी। ठीक है, 50% की वृद्धि बढ़ा दी है। तो हमने देखा कि इसमें जो है वो 50% की अगर मैं वृद्धि बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए 2×5 यानी 3 रुपए का, पहले 2 का मिल रहा था, अब 3 रुपए का अंडा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यानी हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 3 और ये 2, 2 रुपए की चीज़ अब 3 रुपए में हमें मिल रही है, और हमने देखा कि ये 24 रुपए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 24 रुपए में जो चीज़ मिल रही थी, अब वो कितने में मिलेगी, 12 थी 36 रुपए, 36 रुपए में मिलेगी भाई। हमें यही तो पूछा गया है कि प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। प्रति दर्जन, दर्जन जो हमें 12 अंडे जो मिलेंगे वो 36 रुपए के मिलेंगे। पहले हमें जो है वो 24 रुपए के मिल रहे थे, अब वही अंडे हमें जो है वो 36 रुपए के देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें 4 अंडे कम मिल रहे हैं अगर जो है 50% की वृद्धि बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 36 रुपए, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा कि एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात जो है वो 12, 17 और 3 है। यदि वस्तुओं के मूल्य क्रम से 20%, 30%, 50% बढ़ा दिए जाएं, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो हमने देखा कि ये राइस हो गया, चावल, ठीक है, फिश, मछली और ऑयल। इसमें देखा कि 20, ये 17 और ये 3। इसमें देखा कि पहले 20% की क्या हो रहा है, मूल्य बढ़ गए हैं, इसमें 20% बढ़ गया है, इसमें देखा 30% बढ़ गया है, इसमें देखा 50% बढ़ गया है। ठीक है, तो इन सब में क्या है, हमने देखा कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसमें आप देखोगे कि 120 का 20% यानी हम देखेंगे कि 24 रुपये, और इसमें देखिए 17 × 51, और इसमें देखेंगे 15। ठीक है, 15, मैं इसको क्या करता हूँ, एक एक यहाँ पर ये 12 है, 12 है, तो अगर मैं 12×2 = 24, तो दशमलव आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक जीरो बढ़ा लेता हूँ सब में, तो जिससे जो है वो मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आई है। भाई देखिए 12% को अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ, तो मुझे यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। तो ये दशमलव हटाने के लिए मैंने जीरो बढ़ा दिया है, यानी सब में मैंने जीरो जीरो बढ़ा दिया है, तो मुझे जो है यहाँ पर 17×3 = 51, 15, इस तरीके से जो है ये मुझे प्राइस मिल गई। ठीक है, इतना जो है वो बड़ा है। तो शुरुआत हमने देखा कि इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो टोटल हमें जोड़ना पड़ेगा कि भाई कितनी हुई है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5, 6, 4, 10, और यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। टोटल हमें पता है कि कितना था, टोटल हम देखेंगे 120, 170 और 30, ये कितना हो रहा है हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा 200, 300, 320, 320 हो जाएगा ये 320 हो गया टोटल, और इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ये जीरो से जीरो कट गया, यानी ये कटेगा हमारा, देखिए कितने से काटे इसको, ये 900/32 है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या कैसा है, 4, 8, 32, तो 4 से मैं से काट देता हूँ, 4×2 = 8, और ये हो जाएगा 4×2 = 8, फिर 4×2 = 8, 4×5 = 20, और ये हो जाएगा 4×8 = 32। यानी हम देखेंगे कि 225/8, और यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, तो 8×2 = 16, और 4/8×5 = 40, और फिर बचेगा 5, 8×5 = 40, 8×6 = 48। एक सेकेंड, इधर शायद आपको देखना रहो, तो यहाँ पर कर लेता हूँ, देखिए ये हो जाएगा 4×2 = 8, 8×2 = 16, यहाँ पे हमारा बचेगा 4, 8×5 = 40, और यहाँ पर 5/8। तो हमारा आंसर जो है इसमें तो दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमें इसमें दिख नहीं रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, शायद हमें यहाँ पर
मिस्टेक ना हो गई होगी। तो देखते हैं, देखिए ये तो 90 ही हो रहा है, और इसे देखेंगे हम तो ये 200 220 320 हो गया, ठीक है। 320 हो गया, 90/320 इंटू 100, तो यहाँ से 900/320। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 × 8, 2 × 10 जीरो, और ये 16, और इसे मैं फिर से 2 से काट देता हूँ, 2 2 5 और 8, 8 दूना 16, ठीक है। 4, अच्छा 8 दूना 16, 4 6 बचेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी, 6 बचेगा। तो 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 8×8 = 64, और एक बचेगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 28 से 1/8 आएगा, ना कि डी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये दो थोड़ी मिस्टेक हो रही थी कैलकुलेशन में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, तो 4 ही जोड़ रहा था, जबकि जो 22 है तो ये थोड़ा मिस्टेक हो रही थी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा ना चीज़ें याद रखना है। कभी कभी क्या है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं वो भी हो जाती है, और इसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। कैलकुलेशन जो है मोस्टली देखा जाता है, अगर आपके देखिए मेथड आपको आ जाते हैं तो कैलकुलेशन में, जैसे कि कभी कभी मुझसे भी हो जाती है, आपने देखा, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पर ये बहुत जो है हमें टाइम बचाने में जो है देखना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए हैं, जिसमें से 3 चौके और 6 छक्के शामिल हैं, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़े बनाए हैं, यानी दौड़ कर बनाए हैं। भाई हमें पता है कि 3 चौके हैं, तो 3 चौके हैं तो मतलब एक चौका 4 का होता है, तो 12 रन तो जो है चौकों से बनाए हैं इसने। और 8 छक्के लगाए हैं, तो एक छक्का 6 का होता है, तो 8×48 जो रन है ये छक्कों से बनाए हैं। तो हमने देखा कि टोटल इसने जो है वो कितने के बनाए, 60 रन। टोटल रन 110 बनाए, 60 रन उसने जो है चौके छक्के से बनाए। तो बाकी के जो रन बचे हुए हैं, यानी आप देखोगे 50 रन, 50 रन जो है ये किससे बनाए, दौड़ कर बनाए। तो हमें परसेंट पूछा गया कि कितने, तो टोटल रन इतने थे इंटू 100। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 500/11, यानी ये देखोगे 11×4 = 44 हो जाएगा, ठीक है। 11×4 = 44, 5 बचेगा, 11×5 = 55, और ये 5, यानी हमारा इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर जो है वो 5% घटा दिया जाए, तो भिन्न हमें देखने को मिलती है 5:2 या 5:2 जो है देखने को मिलती है। तो भिन्न, वास्तविक भिन्न कितनी थी? वास्तविक भिन्न हमने मानी कि XY थी, जो प्रारंभिक भिन्न थी। अब इसमें क्या किया है, इसमें जो है वो 20% बढ़ाया गया है, और इसमें जो है वो 5% घटाया गया है। तो हमें जो भिन्न मिल रही है वो 5:2 में बताई। तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, इसको 20% बढ़ाऊंगा, तो इसको क्या करूंगा, बाई को 5% घटाऊंगा, यानी 95। देखिए 100 आएगा तो दोनों में कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमें मिल रहा है 5:2। ओके, अब देखिए इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, 5 से इसे काटूंगा, ये कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, 5×6 = 20, और अब तो कटेगा नहीं, ठीक है, अब नहीं कटेगा। तो ये 24 नीचे आएगा और 95 ऊपर जाएगा। तो 95 और 24 इंटू 2, यानी हम देखेंगे 95/24, 48, तो ये कटने वाला नहीं है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए 95/48 जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा। तो शुरुआत में जो वास्तविक भिन्न थी वो 95/48 थी। ओके, अगला प्रश्न है, ये अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च जो है वो देखा जाता है कि 6,000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? भाई टोटल उसके पास राशि होगी, पहली बात तो इसमें से क्या हुआ है कि 20% बचत कर रहा है, बाकी के जो 80% है ये खर्च कर रहा है। तो 80% जो खर्च कर रहा है वो 60,000 के बराबर है। तो 80% बराबर जो है वो 60, सॉरी 60 नहीं, 6,000 के बराबर। तो 1% की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। हमें निकालना क्या है, उसकी मासिक बचत निकालनी है, बस मतलब 20% निकालनी है, क्योंकि 20% ही तो बचा रहा है। तो इसमें मैं 20% से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 से यहाँ कर देता हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये कितनी 4 बार चला जाएगा, 4 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 4×1 = 4, और ये 2 बचेगा, 4×5 = 20, यानी 1,500 रुपये जो है ये बचत कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिला है और शेष पुरुष है। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्ष हैं और शेष प्रतिशत लोग साक्षर हैं। तो कितने प्रतिशत साक्षर हैं ये पूछा गया। देखिए टोटल हमें पता है कि 25,000 जो है वो जनसंख्या है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ है कि जनसंख्या महिलाओं की जो है 1/5 है। अगर मैं इसका 1/5 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 5,000। 5,000 हो जाएगा। 5,000 जो है ये क्या है, फीमेल है। तो बाकी के जो बचेंगे 20,000 जो है ये क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, यानी आदमी। तो 5% पुरुष तथा आगे बोला गया है कि 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं जो है वो निरक्षर है। निरक्षर है मतलब पढ़ी लिखी नहीं है। तो बाकी की जो बचेंगी वो तो पढ़ी होंगी ना। देखिए 5% महिलाएं हैं, इसमें से 40% निरक्षर है, मतलब बाकी की जो 60% बची है वो जो है साक्षर है। होंगी कि नहीं होंगी। यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5×30 यानी 3,000। 3,000 जो महिलाएं हैं वो क्या है, साक्षर है यानी पढ़ी लिखी हुई है। इसी तरीके से मैं पुरुषों की निकालूंगा। देखिए 20,000 जो है वो पुरुष हैं, इसमें से 5% जो है वो निरक्षर हैं। तो बाकी के जो 95% बचेंगे वो तो जो है साक्षर होंगे। तो यहाँ से देखिए ये कर दूंगा मैं। यहाँ से हम देखेंगे 00 और 5×2 = 10, 5 लगा 1, 9×2 = 18 और 1 19। तो 19,000 जो है ये साक्षर है पुरुष, यानी पढ़े लिखे हुए हैं, साक्षरता हासिल है। हमें पूछा गया कितने प्रतिशत साक्षर लोग हैं। तो हमने देखा कि 3,000 तो महिलाएं हैं और 19,000 पुरुष हैं। तो इनको हम मैं जोड़ लेता हूँ तो ये कितना हो रहा है हमारा, 9, 10, 11, 12 यानी 22,000। ठीक है 22,000 है। यहाँ पे मैं इस तरफ लिखता हूँ 22,000 है। टोटल हमने देखा 25,000 जो है संख्या है, इंटू 100 कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 चौके 100। तो यहाँ आप देखेंगे 4×8, 4×8, 88% जो है वो पढ़े लिखे लिए लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर। ओके तो ये थे परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आप बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। परसेंटेज जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब हो, आप जो भी हो किताब जो भी प्रेफर करते हो वो आप लगाइए, उनके क्वेश्चन लगाइए। और अगर आपको और कोई डाउट है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे से स्पीड बढ़ाइए। ओके और अभी आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारे एग्जाम होंगे, भर्तियां होंगी, तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जैसे कि शुरुआत में ही बोला कि आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप एमपी कांस्टेबल की कर रहे हो या एसआई की कर रहे हो या पटवारी की कर रहे हो, तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परसेंटेज में, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो मैंने हर एक टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।